नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हर हफ्ते की तरह हाजिर हूं लेकर अपना खास सेगमेंट राजनीति विद सुधीर लेकर सुधीर चौधरी जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पीयूष, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और पीयूष दोनों आपका स्वागत करते हैं। सर, आपको इस वक्त जो चुनाव चल रहा है उसमें मजा आ रहा है पत्रकार के तौर पर, या आप भी बोर हो गए हैं बहुत सारे लोगों की तरह? देखिए पीयूष, हमारे देश में 3 चीज़ें चलती हैं जो कहते हैं कि लोगों की रगों में बहती हैं। एक है सिनेमा, दूसरा है क्रिकेट और तीसरा है राजनीति। बिल्कुल। अब अगर आप देखें तो सिनेमा जो है एक ज़माने में 3.5 घंटे की फिल्म हुआ करती थी। शोले जब आई थी तो 3.5 घंटे की थी। उस दौर में जो है फिल्मों का जो ड्यूरेशन था वो बड़ा लंबा होता था। क्रिकेट टेस्ट मैच होता था, फिर 50 ओवर हुआ, फिर 20 ओवर का आ गया, T20 आ गया। और राजनीति देखिए अभी भी हमारी टेस्ट मैच वाले उसी फॉर्मेट में ही चल रही है, टेस्ट मैच मोड में है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी एक ऐसी फिल्म है ये चुनाव की इस बार जो लगातार चलती जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म कब खत्म होगी। हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, कैप्टिव ऑडियंस हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म किसी तरीके से ख़त्म हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी खिंच गई। अब इसमें लोगों की दिलचस्पी थोड़ी सी कम होने लगी है। और शुरुआत में लोग कह रहे थे कि कोई वेव नहीं है, कोई लहर ही नहीं है किसी की। तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि अब जाकर एक लहर आई है। अच्छा। एक वेव आई है अब, और वो वेव जो है वो सबको प्रभावित कर रही है, लेकिन उसका नाम है हीट वेव। गर्मी से सब लोग परेशान हैं और ये जो चुनावी फिल्म है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से 4 जून आए और ये तय हो और पता चले कि भाई इस मैच का, इस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या है। तो इस फिल्म का क्लाइमेक्स लेकिन आपको क्या लग रहा है? हम लोग हर हफ्ते बात करते हैं कि सीटें कितनी आएंगी। आपका जो पिछली बार का पूर्वानुमान था वो आप लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बनने में तो कोई कठिनाई नहीं है, बस सवाल ये है कि सीटें कितनी आएंगी। तो अब आपको लग रहा है कि जो 400 पार का नारा था या जो 370 बीजेपी अपने अकेले दम पर लाना चाहती थी वो लाती हुई नहीं दिख रही है, और शायद इसी को बाद में उसकी हार कहा जाए? जी, तो देखिए ये एक अजीब सा चुनाव है। शायद इससे पहले ऐसा चुनाव हमने कभी नहीं देखा जहां जो बेंचमार्किंग है वो इतनी हाई है, मतलब लक्ष्य इतना ज्यादा ऊपर रख दिया गया है। और विपक्ष ने और सारे लोगों ने माहौल ऐसा बनाया कि अगर एनडीए की 400 सीटें नहीं आई तो ये हार के बराबर है, अगर बीजेपी की 370 सीटें नहीं आई तो ये हार के बराबर है। तो अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ तो लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई टीम अपना लक्ष्य ये रख ले कि हम तो 10 विकेट से जीतेंगे और नहीं तो 100 रन से भी जीतेंगे। भाई जीत तो 1 रन से भी होती है, 10 रन से भी होती है, लेकिन 1 विकेट से भी होती है, पारी से भी होती है, और पारी से भी होती है। तो यहाँ बेंचमार्किंग इतनी हाई हो गई है और विपक्ष ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर 400 की बजाय 399 रह गए, या मान लीजिए इस बार बीजेपी की सीटें 370 जो वो कह रहे हैं लक्ष्य रखा था, मान लीजिए 300 आई या 290 आई, तो क्या बीजेपी हार जाएगी? क्या ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी? तो लोग भूल रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए 272 का मैजिक फिगर चाहिए होता है, 300, 350 या 400 का नहीं। तो बीजेपी अगर 272 भी ले लेती है, या मैं कहता हूं कि किसी के सहयोग से भी 272 का मैजिक फिगर हासिल कर लेती है, तो सरकार बीजेपी की बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। नहीं सर, लेकिन आपने एक इसमें पॉइंट जोड़ दिया कि किसी के सहयोग से अगर 272, इसका मतलब है तब नरेंद्र मोदी की ताकत वो नहीं रह जाएगी जो इस वक्त है, जो इस बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं या अपने एजेंडे के हिसाब से काम कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर 272 या 280 बीजेपी की खुद आती हैं तब तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन आपने जो बीच में पेच लगा दिया अगर वैसा होता है तो क्या आपको उसकी भी आशंका लग रही है? लंबे चुनाव की जो सबसे बड़ी ब्यूटी होती है वो यही होती है कि चुनाव के आखिर में आते आते लोग तमाम तरह के कॉम्बिनेशंस, तमाम तरह की संभावनाओं पर बात करना शुरू कर देते हैं, जो हमने भी कर दिया है। तो जाहिर है, देखिए अगर गठबंधन की सरकार बनती है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता को भी किसी का सहयोग लेना पड़ता है अगर, तो नेचुरली आपको दूसरे पार्टी के एजेंडे को भी अपने में शामिल करना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि बीजेपी की कितनी सीटें आती हैं। हालांकि मुझे कोई ऐसी नौबत आती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 बार चुनकर आया है। हमें वहां से भी थोड़ा रिसर्च लेना चाहिए। ऐसा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देखिए 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, तो जवाहरलाल नेहरू को 364 सीटें मिली थी लोकसभा की। फिर अगला चुनाव हुआ 1957 में,
उससे भी ज्यादा 371 सीटें मिली। और 1962 में जब चुनाव हुआ, तीसरी बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब उन्हें 361 सीटें मिली। अब अगर आप इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को देखें, पहली बार में 282 सीटें मिली 2014 में, फिर 2019 में और बढ़ गई, 303 मिली। इस बार मान लीजिए अगर हम नेहरू वाले पैटर्न पर ही जाएं, तो इस बार मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को अगर 2014 के आसपास भी सीटें मिलती है, यानी 282, 280, 290 मान लीजिए, तो सरकार तो तब भी बहुत आसानी से बन जाएगी। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है और जो उनके विरोधी हैं, वो इसे हार मानेंगे और इसे कहेंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हार गए। जबकि आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये इस सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा, तीसरा टर्म होगा। और जब कोई सरकार तीसरी बार चुनाव में आती है पार्टी, तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके खिलाफ काम करते हैं। नोवेल्टी फैक्टर खत्म हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है, लोग थोड़े थकने भी लगते हैं, लोग थोड़ा कुछ, विपक्ष भी इतने साल से लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है। और अगर मैं तो ये कहता हूं पीयूष कि अगर बीजेपी इस बार भी 2014 के बराबर सीट ले लेती है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो यानी बीजेपी ने एक नया चमत्कार आपको करके बताया है। और आप ये कह रहे हैं कि 282 भी चमत्कार है अगर ले लेती है तो? चमत्कार मेरा मतलब नेगेटिव मामले में चमत्कार नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये है कि तीसरी बार में भी अगर कोई पार्टी 282, 290 सीटें ले लेती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब चमत्कार को आप ये समझिए कि ये चमत्कारिक उपलब्धि है। ये चमत्कारिक उपलब्धि आपको मानी जाएगी। एक सर आपने जो आप 400 के फेर में मत पड़िए, 370 के फेर में मत पड़िए, आप 272 के फेर में ही रहना चाहिए। जैसा सोनिया गांधी ने एक जमाने में कहा था, वी हैव 272। उस समय लोग 275, 300, 350 की बात ही नहीं करते थे। मैजिक फिगर 272। तो देखिए हमारे देश की पूरी राजनीति 272 के आसपास चली है अभी तक। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग 272 नहीं 400 की बात कर रहे हैं। और ये 400 को नारा बीजेपी ने गढ़ा है, जिसके पीछे उनकी अपनी एक राजनीति या वोटरों को प्रेरित करने का जो मतलब इच्छा शक्ति रही हो, वो कई सारी वजह हो सकती है। लेकिन उसका आप कारण देखें ना पीयूष, कि आज ये चुनाव 400 के आंकड़े पर बंद गया है। 400 पार होंगे या नहीं, बहस ये हो रही है। बीजेपी को 350 सीटें मिलेंगी या नहीं, बहस ये हो रही है। 272 की तो बहस ही नहीं। वो जो बीजेपी ने एक मतलब माइलस्टोन ही अलग बना दिया कि भाई 400 पार की बात करो, तो 272 की बात ही नहीं हो रही। अब लोग इस बात को भूल गए कि सरकार 272 पे बनती है। बिल्कुल सही बात है। 272 पर बात नहीं हो रही, 400 पार पर बात हो रही है, जो बीजेपी का दावा है कि आना मुश्किल नहीं है 272 कम से कम। और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि हम 400 का आंकड़ा भी छू लेंगे। लेकिन सर आपने जो वजह बताई थी चुनाव के टाइम में, उसमें एक हीट वेव दोबारा से जिक्र करना चाहिए कि जो 5 चरण में वोटिंग हुई है और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज पर असर पड़ा है। और शायद कश्मीर, जहां थोड़ा अपेक्षाकृत श्रीनगर, बारामूला, जहां पर मौसम थोड़ा ठीक है और वहां से शायद सीखने की जरूरत है कि वहां जहां आतंक का साया रहता था, जहां लोग राजनीतिक मामलों में महत्व नहीं देते थे, दूर रहते थे, वो लोग घर से निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग चूक रहे हैं। आप सोचिए, कभी हमने एक कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर में बिहार से ज़्यादा वोटिंग होगी। इस बार कश्मीर में बिहार से ज़्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वोटिंग अभी तक जो हुई है, औसत अगर आप देखें तो औसत वही है 65, 66, 67% का आसपास। अब आप सोचिए, पूरे भारत में जहाँ 44-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है, हीट वेव, लू चल रही है, उसमें भी अगर आपको 67% वोटिंग हो जाए, तो ये भी मैं आपको ये बोलूँगा कि ये एक चमत्कार जैसा है। और इतनी गर्मी में वोटिंग हमारे देश में बहुत समय के बाद हुई है, जब मई और जून तक जो ये चुनाव जो है चला गया। इसीलिए मैं बार बार पहली बार से ये कहता आ रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन की एक जो कैलकुलेशन थी, ये गलत है। ये भारत के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है कि आपने 7 चरणों में पहले ये चुनाव किया, उसके बाद पूरे भारत में जो सबसे ख़राब मौसम है, सबसे मुश्किल मौसम है, उस मौसम में आपने चुनाव इसको करवाया। और ये एक ऐसी बोझिल चुनावी फिल्म बन गई जिसमें से लोग बाहर निकलना चाहते हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने अपने काम पर लगे। तो ये जो बात है कि मई और जून में आप चुनाव करा रहे हैं इतनी गर्मी में, और फिर भी हमारे देश में 60-65% के ऊपर ही है
तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तो इस ये देश के आपको लोगों लग रहा है कि ये आखिरी चुनाव होना चाहिए जब इससे सीख ली जाए और कम से कम 1-1.5 महीने पहले चुनाव को स्थानांतरित किया जाए, अप्रैल में खत्म करने की कोशिश की जाए? मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद कुछ क्रांतिकारी बदलाव करने की हमारे देश में आवश्यकता है। और देखिए, हमने अपने देश में सिनेमा में बदलाव किए हैं, हमने अपने देश में क्रिकेट में बदलाव किए हैं, लाइफस्टाइल में इतने सारे बदलाव आ गए, राजनीति में बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं? चुनाव में वैसे ही बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं? और मैं तो आज भी पहली बार से, मैं जब फर्स्ट फेज था मैंने तब भी ये बात कही थी कि 140 करोड़ के देश में आप करोड़ों लोगों को इस भर गर्मी में लाइन में लगवाकर अब वोटिंग नहीं करवा सकते। आज के ज़माने में अब हमें ये जो पोलिंग बूथ वाली जो राजनीति है इसे ख़त्म करना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगली बार, अगले 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो वो चुनाव डिजिटल होना चाहिए। और आपका फ़ोन, आज आप अपने फ़ोन में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना पैसा किसी से भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए, जीवन में सबसे जो सबसे बड़ी जो पूंजी है, सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी वो क्या होती है किसी की? उसका पैसा। अगर वो अपना पैसा इस फोन में रख सकता है, बिल्कुल, तो क्या वो वोट इस फोन से नहीं दे सकता? पैसा अगर आपका सेफ है तो वोट भी आपका सेफ है। मैं ये कहूंगा कि अगला जो चुनाव है वो फोन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से होना चाहिए। आप जहां भी हैं, आप अपना फोन, अपने फोन के जरिए अपना वोट डाल और दीजिए। जब पहचान सुनिश्चित करने के लिए आपने आधार, पैन, ये सब, पासपोर्ट, इतने सारे दस्तावेज बना दिए हैं, आपके बैंक अकाउंट से सिर्फ आप ही पैसा निकाल सकते हैं आज भी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आप ही अपना वोट डाल पाएंगे। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कई लेयर की, मतलब जिसको हम कहते हैं कि भाई 2 लेयर बिल्कुल हो, और ओटीपी तो आता ही है पैसे निकालते टाइम, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और आप जो कह रहे हैं कि अगले चुनाव तक, तो अगर अगले चुनाव में कम से कम प्रयोगात्मक स्तर पर तो ये दिखना ही चाहिए कि हम डिजिटल रूप से वोटिंग कर पा रहे हैं, कम से कम दूर दराज के इलाके में। हाँ, आप एक ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई दूर दराज के इलाके जहां पर इंटरनेट बहुत ठीक नहीं है या लोगों के पास उस तरह की सुविधाएं नहीं है, वहां आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम कहीं से तो शुरू कीजिए। जैसे आपको याद होगा, जब ईवीएम आई थी हमारे देश में, तो पहले उसको छोटे छोटी पॉकेट्स में इंट्रोड्यूस किया था, पूरा इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसी तरीके से जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं जहाँ पर लोगों के पास अच्छी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, स्मार्टफोन है, कम से कम वहाँ आप शुरू कीजिए और डिजिटल वोटिंग को एनकरेज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर डिजिटल वोटिंग स्टार्ट हो जाती है तो करोड़ों रुपयों की बचत होगी चुनाव आयोग की, यानी जनता के पैसे की, और उस पैसे का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। तो खैर, ये तो एक ये दिन और विचार रात है। जैसी तुलना है पीयूष की। आज हम एक तरफ तो यूपीआई के जमाने में है, मतलब आज तो सर हाल ये है कि हम बाहर जैसे चाय पीते हैं तो चाय का पेमेंट भी 5 रुपए 10 रुपए भी यूपीआई से कर रहे हैं, और तुरंत एक ही मिनट में हम मदर इंडिया के जमाने में चले जाते हैं, जहां हम लाइन में लग के वोट डालने के लिए इतने सैकड़ों हजारों लोग खड़े हुए हैं। कल मैं मुंबई में देख रहा था, कितनी लंबी, किलोमीटरों लंबी लाइन और थी। कल लगातार जो खबर आ रही है, बहुत उमस थी कल, बहुत उमस थी, बिल्कुल। तो लोगों को इतनी परेशान करके आप लोकतंत्र को एक आप उत्सव बताते हैं एक तरफ, फिर कहते हैं कि लोगों को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आप लोगों को तंग करके, परेशान करके, इस गर्मी में लाइनों में लगवा के ये उत्सव, आप इस जश्न को नहीं मना पाएंगे। तो चुनाव आयोग को ये विचार जरूर सुनना चाहिए और चुनाव आयोग को इस आपत्ति पर विचार करना चाहिए कि इतनी गर्मी में लगातार लाइन में लगवाकर आप लोगों से वोट नहीं करवा सकते। आप कितने भी कैंपेन चला लें, इसका फर्क नहीं पड़ेगा अगर मौसम उनके अनुकूल नहीं है या सुविधाएं उनके अनुकूल नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि ये तो 5 चरण की बात हो गई, अगले 2 चरण आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गर्मी इसी तरह की है, अभी जो 1 जून अब आने वाला है, 1 जून को आखिरी फेज है, और इन 2 चरणों में आप क्या देख रहे हैं? आपका आकलन क्या है? आप जो पढ़ रहे हैं लगातार, उसमें आप बीजेपी का पलड़ा भारी देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी कुछ फाइट देगी? क्योंकि जो पिछली बार के आंकड़े हैं उसमें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है दोनों चरण में जो चुनाव है। अब देखिए, बीजेपी के नेताओं के अगर आप बयान देखें इस समय, तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी 300 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके हैं, ये 5 उसमें। अब देखिए, 115 सीटें अभी बची, बिल्कुल 2 फेज बचे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अब इस चुनाव की जो पूंछ है, टेल, ये बच गई है। और इन चुनावों में अब प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव आएगा, बिल्कुल बड़े बड़े चुनाव इसमें आएंगे। देखिए, अभी दिल्ली आएगा, इसमें दिल्ली देश की राजधानी है। अभी इसमें हरियाणा आएगा, इसमें यूपी के भी कुछ जगह आएंगी, अभी इसमें पंजाब आएगा। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि आपको ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं, उनका क्या असर पड़ता है दिल्ली पर या पंजाब पर, आपको ये पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि हरियाणा में बीजेपी
कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी ऑलरेडी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, पंजाब को अगर आप छोड़ दें तो कर रही थी काम। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए सिर्फ कंसोलिडेट करना है अपने आप को। अगर बीजेपी ने पिछली बार की तरह अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया, दिल्ली में कंसोलिडेट किया, हरियाणा में अगर दिल्ली में कंसोलिडेट, हरियाणा में डैमेज कंट्रोल, और उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी सीट है, मुझे लगता है उससे भी प्रेरणा लेकर उसका असर पड़ेगा बाकी जगहों पर भी। तो कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, और इंडिया गठबंधन के लिए इस मामले में चुनौतीपूर्ण रहेगा कि ये जो इसमें बड़ी संख्या में केजरीवाल का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए केजरीवाल का असर आपको कहाँ दिखता है, दिल्ली में दिखेगा, पंजाब में दिखेगा, इसके अलावा हरियाणा में केजरीवाल इफेक्ट भी होगा, और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। तो ये जो फेज है, मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी को अपना गढ़ जो है उसको बचाना है, और इंडिया गठबंधन लगातार उस गढ़ पर अब आने वाली सीटों में अटैक करेगा। सर आखिरी सवाल तो मैंने पिछली बार कह दिया था, लेकिन दिमाग में एक और सवाल आ गया, वो ये कि स्वाति मालीवाल प्रकरण का अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी और इस पूरे वोटिंग पैटर्न पर आपको कुछ असर पड़ता दिख रहा है? मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा तो राज्यसभा सांसद हैं, दूसरा एक महिला हैं, और तीसरा अरविंद केजरीवाल वैसे तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकरण को उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। अगर वो इसको ठीक से हैंडल कर लेते तो इसका नुकसान कम होता, लेकिन अब सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तो चुप रहे। दूसरी बात, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी घटना हुई है और विभव कुमार के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तीसरी बात, सीसीटीवी का और फोन का फॉर्मेट हो जाना, सीसीटीवी की फुटेज बीच में से गायब हो जाना, ये सारे जो चीज़ें हैं, आजकल लोग बड़े समझदार हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग न्यूज़ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका खास तौर पर महिला वोटर्स में इसका असर पड़ेगा। अब महिलाओं के सामने चुनौती है कि एक तरफ केजरीवाल घर बैठकर 1000 रुपये दे रहे हैं, दूसरी तरफ महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। एक तरफ महिलाओं को बस में फ्री टिकट है, दूसरी तरफ एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे देश की महिलाएं क्या चुनेंगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे लिए भी एक बहुत दिलचस्प चीज़ होगी ये देखना कि हमारे देश की महिलाएं क्या चुनती हैं। तो ये आपने इंटरेस्टिंग विश्लेषण कर दिया कि अब हमारे देश की महिलाएं, और खासकर दिल्ली, क्योंकि 7 सीट जो हैं दिल्ली की, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है मामला, तो यहाँ की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर जज करती हैं और आम आदमी पार्टी को किस आधार पर जज करती हैं। तो सर अगले हफ्ते हम फिर आपसे बात करेंगे, और जब तक एक फेज़ और निपट जाएगा, आखिरी फेज़ पर हम पहुँच जाएंगे, तब जानने की कोशिश करेंगे कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। जी, अब ये फिल्म जो है अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। हाँ, तो अगले हफ्ते सर फिर मुलाकात करेंगे आपसे। इस हफ्ते के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।